जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लेखपाल का पेपर लाए हैं जो प्रीवियस ईयर के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ये आपके पेपर की दृष्टि से बनाए गए प्रश्न है। तो चलिए, और आपका जो भाई ऑप्शन दिख रहा है, ये पेपर में ही ऐसा ऑप्शन आएगा। 5 ऑप्शन ए बी सी डी और ई के फॉर्म में आएगा। ऐसा ही पेपर आपके सामने पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई, बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि पहला प्रश्न है, एक पक्का बीघा कितने वर्ग गड्ढा के बराबर होता है? एक पक्का बीघा कितने वर्ग गड्ढा के बराबर होता है? तो कितने वर्ग गड्ढा के बराबर होता है भाई? ये होता है 400 वर्ग गड्ढा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेवाई के तहत तहत प्रशिक्षित ग्रामीण ग्रामीण युवकों के लिए न्यूनतम न्यूनतम प्लेसमेंट रोजगार दर कितने प्रतिशत तय की गई है? कितने परसेंट रोजगार तय की गई है? तो 70% तय की गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्व टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य वित्तीय आयोग का गठन करता है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 का आई है। अनुच्छेद 243 का आई है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन पहला सही है। ये तीनों गलत ऑप्शन है। अनुच्छेद 243 का आई है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस आयु को लक्षित करती है? किस आयु को लक्षित करती है? तो यह लक्षित करते हैं 18 से 35 वर्ष के आयु के लोगों को। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाइयों, नाफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाफेड की स्थापना हुई थी भाइयों 1958 में। 1958 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कटक में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? कटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की कौन सी धारा कृषि भूमि के गैर उपयोग से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई लेखपाल वालों के लिए। कहा जा रहा है, कौन सी धारा कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग से संबंधित है? तो धारा 80 है। कौन सा है? 80 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, 1 एकड़ में कुल कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि प्रबंधन समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो होते हैं भैया लेखपाल होते हैं। कौन होते हैं? लेखपाल होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, पराई डंडा नृत्य जिसे बुंदेलखंड या इंडिया भी कहा जाता है, बुंदेलखंड या डांडिया भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? बुंदेलखंड डांडिया किस अवसर पर किया जाता है? तो यह दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। कहा जा रहा है, ऐतिहासिक सैयद सलार मेला जहां गाजी मियाँ के दरगाह पर भव्य उर्स लगता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? गाजी सलार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो होता है भाई बहराइच में। कहाँ होता है? सैयद सलार मेला बहराइच में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर इस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब किस गोलार्ध में स्थित है? भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है?
तो यह स्थित है भाई उत्तरी और पूर्व गोलार्ध में। भारत उत्तरी और पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है? तो अरावली है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? तो 3214 किमी है लंबाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? 1931 द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने वाले नेता महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया था? जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। भारत का सबसे बड़ा नदी जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी जलप्रपात कौन सा कौन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, कुच्चिकल जलप्रपात है। यदि ऑप्शन में कुच्चिकल नहीं मिलेगा तो भाई जोग जलप्रपात हो जाएगा। कहा जा रहा है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो विश्व का टोटल 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि भाई हम आपके पेपर तक क्वेश्चन को लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे। चलिए भाई और देखा जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 245 है भाई, 245 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर टोराकोटा अर्थात मिट्टी की कला के लिए प्रसिद्ध है? टोराकोटा मिट्टी की कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में भाई गोरखपुर है। स्टैटिक जीके बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाला है, घुमा फिरा के पूछेगा भाई। तो आप लोग स्टैटिक जीके पर फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके 20 क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, उत्तर प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध इफको इफको का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इफको का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इफको भाई है फूलपुर प्रयागराज और आंवला बरेली में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। इफको फूलपुर में है। कहा जा रहा है भाई दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है। भदोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी एआई निजी एआई संवर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया? कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है उन्नाव में। कहाँ हुआ है? उन्नाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है?
तो उत्तर प्रदेश के नरौरा अर्थात बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया था? उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया था? तो विकसित होने वाला है अयोध्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क किस प्रजाति के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क बारहसिंघा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश के 2025-26 के बजट के अनुसार डेटा केंद्र पार्कों के लिए संशोधित लक्ष्य क्या है? डेटा केंद्र पार्कों के लिए संशोधित लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 8 डेटा केंद्र पार्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के आम की निम्नलिखित में से किस किस्म को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आम की कौन सी किस्म है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह भाई आम की एक किस्म है जिसका नाम है मलिहाबाद मलिहाबाद दशहरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको जीआई टैग प्राप्त है। कहा जा रहा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है भाई उत्तर प्रदेश में मह महलसरा जैसे प्राचीन स्मारकों के संरक्षण और नियमन किस किस विधान द्वारा किया जाता है? इसका नियमन किया जाता है AMASR अधिनियम 1958 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर का प्रश्न है भाई, इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो MS ऑफिस नहीं है भाई, ये नहीं है। एक्रोबेट एक्रोबेट रीडर ये भी नहीं है। टेली भी नहीं है। और इसमें से एक है मै मेके मैकेफी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एक वायरस सॉफ्टवेयर है। मैकेफी एक वायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। तो यह की गई है साक्षर भारत के तहत। किसके तहत? साक्षर भारत के तहत की गई है व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस और प्रांतीय प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी भर्ती में अग्निवीरों के कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? अग्निवीरों के कितने प्रतिशत की आरक्षण घोषणा की है? तो 20% घोषणा की गई है। अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था? आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था तो भाई इन्होंने बताया था हिंद स्वराज में। किसमें बताया था? हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्च किए गए प्रयोग किए जाने वाला टूल नहीं है? इन सर्च इंजन द्वारा सर्च के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है। तो भाई इसमें से ऐसा कौन है जो सर्च के बाद प्रयोग नहीं किया जाता है? तो है URL नहीं प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुवादक प्रोग्राम नहीं है? अनुवादक प्रोग्राम नहीं है तो अनुवादक प्रोग्राम लोडर नहीं होता है। लोडर अनुवादक प्रोग्राम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। संकलक है और अम्बेसलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, लेकिन लोडर नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई वह डिवाइस जिसे बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा तो उसे कहते हैं वायरलेस डिवाइस। क्या कहा जाता है भाई? वायरलेस डिवाइस। जैसे आजकल के ब्लूटूथ आते हैं, ईयरबड वगैरह, ये सब वायरलेस होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई स्प्रेडशीट में बोल्ड बाउंड्री वाले सेल को
निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बोल्ड बाउंड्री वाले सेल को क्या कहा जाता है? तो बोल्ड बाउंड्री वाले सेल को भाई एक्टिव सेल कहा जाता है। एक्टिव सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैम किससे बना होता है? रैम किससे बना होता है? तो रैम एक अर्धचालक वस्तु से बना होता है, एक अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विंडोज में डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण आपको अनुमति देता है? कौन सा चरण अनुमति देता है? तो चरण होता है भाई, राइट क्लिक करें, फिर नया और फोल्ड कर दें, तो एक नया फाइल बन जाता है। एक नया फाइल बन जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सा पहला सर्च इंजन था जिसे विकसित किया गया था? पहला सर्च इंजन कौन था जिसे विकसित किया गया था? तो वह आर्ची था। कौन सा? आर्ची था भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाइयों ये। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित के लेखक भाई अश्वघोष जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल वंश का पहला राजा था गोपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी क्या था? तो मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था भाई? तो वह था राजस्व पर लगाया गया कर। राजस्व पर लगाया गया कर सरदेशमुखी था। कहा जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मांटेंगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? मांटेंगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? भाइयों बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये बहुत सरल क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। 1764 में लड़ा गया था। प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो भाई किया गया था किसके द्वारा? केशव केशवानंद भारती के द्वारा किया गया था। केशवानंद भारती के द्वारा किया गया था। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा भाई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा है? भारत का पहला भाग कौन सा था? तो भारत का पहला भाग भाई चुनाव कराने वाला था मणिपुर। कौन था? मणिपुर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह वयस्कों को मताधिकार दिया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति प्रदान करती है? कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति प्रदान करती है? तो अनुसूची 7वीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, 57 नंबर प्रश्न है, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्राम किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों। दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्राम किसे माना जाता है? तो माना जाता है एडा लवलेस को। एडा लवलेस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं वो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि हमारा मेहनत आपकी लाइक ही है। चलिए भाई, कहा जा रहा है, ईमेल प्राप्त करने के लिए क्लाइंट द्वारा मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? क्लाइंट द्वारा मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जब हम ईमेल प्राप्त करते हैं तो उस समय हमको पी ओ पी थ्री प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ईमेल प्राप्त करने के लिए पी का उपयोग करते हैं और भेजने के लिए एस का उपयोग करते हैं। जब हम ईमेल भेजते हैं तो उस समय एस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एआई आधारित भाषा
भाषा अनुवादन अनुवाद प्लेटफॉर्म कौन सा है? भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भाषिनी है। कौन सा है? भाषिनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाषिनी है, एआई द्वारा लॉन्च किया गया। प्रश्न है भाई, क्यू आर कोड का आविष्कार 1994 में किस कंपनी द्वारा किया गया था? 1994 में पहली बार ध्यान देना है, क्यूआर कोड का आविष्कार हुआ है और कंपनी का नाम है भैया डेंसो वेव। कौन सा नाम है? डेंसो वेव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर से ही 15 प्रश्न आने वाले हैं आपके पेपर में। देखिएगा, प्रश्न कहा जा रहा है आईपी स्पूफिंग स्पूफिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? आईपी स्पूफिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? तो यह एक प्रकार का नकली आईपी एड्रेस बनाकर नेटवर्क को धोखा देना है। नकली आईपी एड्रेस बनाकर नेटवर्क को धोखा देना ही आईपी स्पूफिंग साइबर हमला कहलाता है। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित सेल नहीं है? सेल का अर्थ होता है चट्टान, रूपांतरित मीन्स बना हुआ। तो बनाया गया सेल नहीं, चूना पत्थर, ये प्राकृतिक होता है। बाकी संगमरमर बनाया जाता है, स्लेट भी बनाया जाता है और क्वार्टजाइट बनाया जाता है, लेकिन चूना पत्थर नहीं बनाया जाता है। आगे कहा जा रहा है भाई, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम कौन सा है? क्षेत्रीय नाम कौन सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम है भाई बिली। क्या है? बिली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों की राज्य पक्षी है? इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों की राज्य की पक्षी है? तो इंडियन रोलर टोटल 3 राज्यों की राज्य की पक्षी है। 3 राज्यों की राज्य की पक्षी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश कौन था? जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को डैश के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो किसको नियंत्रित करने में मदद करती है? यह भैया कर राजस्व को नियंत्रित करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में कौन सा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि में वृद्धि करना था। कृषि में वृद्धि करना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र डैश से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाटा एयर टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई किसने जीती? टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई इकाई किसने जीती? तो इसको जीतने वाले कौन है? जीतने वाला है कर्नाटक। कौन है भाई? कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है क्षेत्रों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? क्षेत्रों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो यह किया गया है उद्यमों और स्वामित्व के आधार पर। उद्यमों और स्वामित्व के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के 2025-26 के बजट के अनुसार डेटा केंद्र पार्कों के लिए संशोधित लक्ष्य। अच्छा, है तो रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई। इसका आंसर सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है जिला प्रशासन में तहसीलदार जिला प्रशासन में तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो तहसीलदार का मुख्य कार्य होता है भू राजस्व का प्रशासन। भू राजस्व का प्रशासन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए, कहा जा रहा है भाई निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि पौधे में उत्तेजना विद्युत आवेग के कारण होती है? उत्तेजना विद्युत आवेग के कारण होती है। तो यह किसने पाया था भाई? ये पाने वाले थे जेसी बोस। जेसी बोस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका।
रिमोट सेटिंग का अर्थ क्या, सेंसिंग का अर्थ क्या है? रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या है? तो रिमोट सेंसिंग का अर्थ है दूर से जानकारी एकत्र करना, दूर से जानकारी एकत्र करना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, प्रकाश के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले डैश किसके द्वारा समझाया गया था? प्रकाश स्पेक्ट्रम को किसके द्वारा समझाया गया था? तो समझाया गया था भाई आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा समझाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाइयों, वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किसमें नापा जाता है? ओजोन की मोटाई को किसमें नापा जाता है? तो ओजोन की मोटाई को मापा जाता है डाल्टन इकाई में। किसमें मापा जाता है? डाल्टन इकाई में मापा जाता है। अगला प्रश्न है भाई, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल होती है। डेसिबल होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, बायोलॉजी से एक दो प्रश्न पूछेगा भाई, जानते रहिएगा। कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में, पर्यावरण अध्ययन में स्थल मंडल द्वारा, स्थल मंडल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित है? तो स्थल मंडल शब्द है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से किसकी दर को मापकर अपशिष्ट जल में बीडीओ बीओडी का बीओडी का आकलन किया जाता है? किसकी दर को मापकर बीओडी का आकलन किया जाता है? तो इसमें भाई जल के नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण मापा जाता है, अंतर्ग्रहण मापा जाता है। तो देखिए भाई इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल के नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है। चलिए भाई अगला प्रश्न कहा जा रहा है, लास्ट और अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है? ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है भैया? तो ओजोन परत का अवक्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सूत्र होता है CFC के कारण होता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।